राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। गुजरात में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत के बाद घोर लापरवाही के लिए 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बागपत जिले के बड़ौत में सोमवार सुबह एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सुल्तानपुरी के एमपी एमएलए अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 की मानहानि मामले में सुनवाई 7 जून को तय की है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के टकराने के बाद पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों और बांग्लादेश के तटों पर भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। पूरा यूपी गर्मी और लू की चपेट में है। नौतपा लगने के बाद पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आरोपी विभा कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आप सांसद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रही। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बीते शनिवार की रात बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 मासूमों की मौत हो गई। हादसे के बाद राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने दुख जताया। एलजीबीके सक्सेना और स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शाहदरा के विवेक विहार स्थित नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र में भीषण आग लगने के बाद गंभीर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर लगातार खबरों में आग की घटनाओं के बने रहने के बावजूद क्यों दिल्ली नगर निगम, दिल्ली का अग्निशमन विभाग और दिल्ली सरकार कुंभकर्णीय मुद्रा में सो रही है। आज से कुछ वर्ष पहले मदर इंडिया पत्रिका के दिसंबर अंक दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी आग के बाद लेख आग के ढेर पर दिल्ली छापा था। उस समय भी मीडिया ने सरकार को चेताया था कि संभल जाइए, अभी भी मौका है। लेकिन सुनना तो दूर, न ही उस समय की भाजपा शासित एमसीडी ने कोई कदम उठाया, न ही आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई। एमसीडी में सरकार बदलने के बाद भी उसी ढर्रे पर सारा कामकाज चल रहा है। सवाल यह उठता है कि जब न्यायालय को ही सब कुछ करना है तो फिर नई सरकार, नए इरादों के नारे किस लिए? विवेक विहार के अस्पताल में लगी आग से न केवल अस्पताल की इमारत बल्कि अगल बगल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अतिरिक्त जिन 12 मासूमों को अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए माता पिता छोड़कर गए, आग लगने के बाद ना तो अस्पताल की नर्सें, ना ही डॉक्टर, ना ही वार्ड कर्मी बच्चों की जान बचाने को आगे आए। जिन जाबाज स्थानीय लोगों के कारण 5 मासूमों की जान बच सकी, वो इंसान के रूप में फरिश्ते थे। डीआईडी न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम टीम इन लोगों की हिम्मत को सलाम करता है। बड़े बड़े नेता इन घटनाओं पर दुख जता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से दिल्ली में आगजनी के बढ़ते खतरे पर कोई कार्रवाई न ही उच्चतम स्तर और न ही निचले स्तर पर हुई है। कुछ समय पहले की ही बात है जब कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट में फोम इत्यादि का काम करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उससे पहले इसी इलाके के मेन रोड पर स्थित एक बड़े शोरूम में भीषण आग लगी थी। इसके अतिरिक्त इसी इलाके में स्थित एक बड़े बैंक्वेट हॉल में भी भीषण आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को क्रेन भी बुलानी पड़ी थी। जिस तरह विवेक विहार के अस्पताल में सभी नियमों को ताक पर रखकर अवैध गैस फिलिंग इमारत के बेसमेंट में किए जाने की खबर मिली, 5 शिशुओं की मंजूरी होने के बावजूद 12 बच्चों की भर्ती की गई और अस्पताल के लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे विवेक विहार हो या मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, हर जगह का यही हाल है। कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों का वह वीडियो सामने आया था जब कोचिंग संस्थान में आग लगने के कारण वह सीढ़ियों से लटक कर नीचे आने को मजबूर हो गए थे।
आपको ताज्जुब होगा कि इसके बाद मुखर्जी नगर में कार्रवाई के नाम पर एजेंसियों द्वारा केवल खानापूर्ति की गई। पोल तब खुली जब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों की एक विशेष टीम को पर्यवेक्षण के लिए भेजा गया। इसके बाद जब उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई तो निगम द्वारा कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई की गई। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, मॉल इत्यादि की कोई जांच गर्मियों को देखते की गई भी है या नहीं। आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि दिल्ली में बनने वाली बड़ी बड़ी सोसाइटियों का क्या, वहां भी तो आगजनी की घटनाएं कई बार देखने को मिलती रही हैं। इस संबंध में राष्ट्र सर्वप्रथम टीम द्वारा दिल्ली अग्निशमन विभाग के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर संजय तोमर से बात की गई, जिन्होंने बड़ी बड़ी सोसाइटियों पर अग्निशमन की स्थिति सुधारने हेतु विभाग द्वारा हुई कार्रवाई पर चर्चा की। राजधानी दिल्ली की द्वारका के 137 को जो फायर ब्रिगेड का नोटिस दिया गया है, इस संदर्भ में जो है आपका क्या कहना है उस नोटिस के संदर्भ में? फायर सेफ्टी जो है दिल्ली के अंदर ये गवर्न होती है दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और उसके अंतर्गत जो 2010 में रूल्स बने थे उसके अंतर्गत, और रूल 36 पे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो दिया जाता है रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स को, उसकी जो मियाद होती है वो 5 वर्ष होती है। लेकिन प्राय ये देखने में आया कि एक बार इन सोसाइटीज़ ने एनओसी लेने के बाद में उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया। फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और जो इंसिडेंट पीछे रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस के अंदर हुए हैं जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, तो पब्लिक की भलाई के लिए और फायर सेफ्टी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए उनको नोटिस दिए गए थे कि वो अपना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है रिन्यू कराएं। देखिए, ये सारे प्रावधान जो हैं रूल 27 के अंतर्गत दिल्ली फायर सर्विस के जो नियम है, नियमावली 2010 की, उसमें वर्णित है कि कौन कौन सी ऐसी ऑक्यूपेंसीज हैं जो उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसमें हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी आते हैं जिनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए। और रूल 33 में ये 20 पॉइंट हैं जिसमें एक्सेस से लेकर आपके फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, उसके चारों तरफ उसके मीन्स ऑफ एग्जिट, कंपार्टमेंटेशन, इस तरह के 20 पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत पहले हम भवन के नक्शे चेक करते हैं और अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं कि फायर सेफ्टी के लिए ये प्रावधान किए जाएंगे। जब वो भवन रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी के जो भी बहुमंजिल इमारत हैं, जब वो पूरे बन के तैयार हो जाती हैं, तब हमारी एक टीम वहाँ जाकर उस प्रावधान के अनुसार उनको चेक करती है। अगर सिस्टम ठीक पाया जाता है तो उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। देखिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अभी पीछे द्वारका में भी एक कार्यक्रम किया गया था और उसमें हमारा कहना यही है कि जो फायर सेफ्टी के प्रावधान हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम हो, रास्ता हो गाड़ियों के जाने का, टैंक पर अप्रोच हो, टैंक के अंदर पानी और फायर फाइटिंग की जो जितने भी साधन वहाँ मौजूद हैं वो पूर्णतः कार्य कुशल होने चाहिए। उसके अंदर मतलब देखा ये जाता है कि वो एक बार लगवा दिए जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं होती उनकी, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादातर काम में नहीं आते। वो सारे सिस्टम जितने भी वहाँ पर ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। जब तक फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचती है तो उनकी सोसाइटी के दो लोगों द्वारा ही उनको ऑपरेट करके फायर को कंट्रोल किया जाना चाहिए पहले 10 या 15 मिनट तक, जब तक फायर ब्रिगेड की इंटरवेंशन नहीं होती। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तभी उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ज़रूरत है उसके रखरखाव की, उसकी उपयोग में लाने की जो विधि है वो वहाँ के लोगों को हम बताएंगे। हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारी गुजारिश ये रहेगी कि उस सिस्टम को वो ठीक रखें और हमारे से अगर दिल्ली फायर सर्विस से अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उनको वो ट्रेनिंग भी वहाँ पर ही मुहैया कराएंगे। रिहायशी इलाकों के संबंध में अग्निशमन विभाग की कार्यवाही जायज है, लेकिन क्या व्यापारिक ब्लॉक मसलन कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट, खान मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, सदर बाजार में गर्मी आने से पहले क्या कोई जांच की गई है? यह भी सही है कि अग्निशमन विभाग को अकेले आगजनी पर रोकथाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिम्मेदारी दूसरी एजेंसियों की भी है। ये सभी बाजार या तो अतिक्रमण के कारण तंग गलियों या तारों के जाल में कैद हैं। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हालत और भी बुरी इसलिए है क्योंकि लालच के खेल में लगातार इंडस्ट्रियल जमीन पर कमर्शियल निर्माण कर इलाके में न केवल पहले से बदहाल व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह की इमारतों के एक साथ आने से जान माल का खतरा और भी बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते समय जानबूझकर रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग की भूमि को अलग रखा गया ताकि किसी हादसे के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। ये उस समय के अधिकारियों की दूरदर्शिता थी जिन्होंने औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्माणों के लिए
नियम कड़े रखे ताकि न्यूनतम स्तर पर भी नियमों का पालन हो तो भी हादसे से काफी हद तक बचा जा सके। अस्पताल जैसे उच्च जोखिम वाली इमारत में जो आग लगी वह न सिर्फ साथ की इमारतों में फैली बल्कि उस आग से 3 और लोग भी मारे गए। औद्योगिक क्षेत्र में तो सभी इमारतें आग को लेकर नाजुक स्थिति में रहती हैं, लेकिन वर्तमान में एमसीडी करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के ई कुमार महिंद्रा के नेतृत्व में चल रहे खेल से न केवल अवैध कमर्शियल निर्माण बल्कि अवैध रिहायशी निर्माणों को भी बल मिलता जा रहा है। इमारत के प्रति लिंटर के पैसे बस भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचने चाहिए। आप 100% निर्माण या उससे भी अधिक निर्माण कर सकते हैं। खुले में निर्माण सामग्री रखकर एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा सकते हैं। धुंध हो या बरसात, AQI 100 हो या 400, आप निर्माणाधीन इमारत में लकड़ी के चूल्हे जला सकते हैं। टेम्परेरी मीटर लगाने में लापरवाही कर सकते हैं। इमारत के आगे बरसों से लगे पेड़ को जड़ समेत खत्म कर सकते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लंबी इमारत बना सकते हैं और जब जांच हो तो उसकी फर्जी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भिजवा सकते हैं। जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एवं नगर निगम के बीच कश्मकश जारी रहेगी, उसका फायदा अराजक तत्व, भ्रष्ट अधिकारी व अवैध व्यापार करने वाले माफिया सिंडिकेट उठाता रहेगा। इससे नुकसान सिर्फ जनता का होगा जिसने अभी हाल ही में अपने वोट की शक्ति का प्रयोग लोकसभा चुनाव में किया है। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और नगर निगम के पास अभी भी मौका है। विकास परक राजनीति करते हुए अवैध तत्वों को रोकने के लिए ही जनता ने सरकार को चुना है। अगर पार्टियां अपनी अपनी सरकारों से शहर के लिए काम नहीं करवा सकती तो उनको किसी भी स्तर की सत्ता हो वहां रहने का हक नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के साथ कई एजेंसियों के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास शक्ति है कि वह दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में 5 महीने अभी शेष हैं। अवैध तत्वों पर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो विवेक विहार जैसे कई कांड और होंगे और मरने वाले मासूमों के मौत के दोषी सभी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। शाह ने इस अवसर पर कहा कि 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 7वें चरण में मतदान होना है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस व इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी सरकार की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। भाइयों बहनों, 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है। 400 पार। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी है जिसने एक अति पिछड़े के घर में जन्म लेकर पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया और दूसरी ओर ये 2 शहजादे राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे। पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं है। ये दोनों के बीच में पूर्वांचल की जनता को तय करना है। भाइयों बहनों, आज मैं बताता हूं कि हमारी सरकार के समय में 20 बंद की हुई चीनी मिलों को चालू करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी 19 मिले सपा के समय में बंद हुई, 10 मिले अखिलेश जी के समय में बंद हुए और हमने ये बंद मिले तो चालू की। 5 नई मिले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
38 चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि की और गन्ने की बुआई का क्षेत्रफल 9 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, 1995 से 2017 तक सपा बसपा 23,000 करोड़ का भुगतान किए थे, सिर्फ 23,000 करोड़, और 17 से 24 तक 2,50,000 करोड़ रुपए का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने इथेनॉल पॉलिसी लाए। पहले यूपी में 42 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है मित्रों। और 20% ब्लेंडिंग का नियम कर मोदी जी ने पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट का बिल तो घटाया ही, मेरे किसानों के घर में ज्यादा रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हमारी आस्था का, संस्कृति का, धर्म का सम्मान करने का काम किया। 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। भाइयों बहनों, ढेर सारे मुद्दे हैं। मैं अगर सभी मुद्दे बताने जाऊंगा तो एक बड़ी भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी, मगर मेरे मुद्दे खत्म नहीं होंगे। देखो क्या हुआ कुशीनगर में, 1600 करोड़ से 460 योजनाओं का एक साथ शिलान्यास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। नेशनल हाईवे 28 का चौड़ीकरण हुआ, पडनोरा में मेडिकल कॉलेज बनी, पडरौना में रेलवे ब्रिज मंजूर हो गया, कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाने का काम भी हमारे पंडित जी ने किया। मुझे बताओ भाई, विजय जी को सांसद बनाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे? लोकसभा चुनाव के तहत अब तक संपन्न 6 चरणों के दौरान दिल्ली सहित देश भर में पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब दौरे पर हैं। इसी कड़ी में अमृतसर के टाउन हॉल में व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित किया। उन्होंने कारोबारियों से 1 जून को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। हमारा जो यहाँ से कैंडिडेट है वो एग्जैक्टली आपकी समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड है और आप लोगों का उस पर विश्वास है। आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप तरक्की करें, फले फूलें, और जो जो बातें धालीवाल साहब ने कही हैं वो सारी बातें हम करेंगे। आप ये सोच सकते हो कि इसके पहले जितनी पार्टियां आई, अभी इसके पहले हमारा संसद में एक ही एमपी था लोकसभा में, अभी रिंकू था, उसके पहले मान साहब थे। उनके अलावा किसी की आवाज सुनाई देती थी, कोई इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, कोई पंजाब के हक के बारे में बात ही नहीं करता था। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग, हमें आपकी समस्याएं पता हैं, इसलिए हम आपकी समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं 1 साल पहले जब आया था, मैंने कहा था मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं इस चुनाव के अंदर, और वो बहुत जरूरी है, कई मायनों में जरूरी है। आपने हमें 2 साल पहले स्टेट के चुनाव में भारी समर्थन दिया, 117 में से 92 सीट दी। इतनी सीटें मुझे नहीं लगता 75 साल में किसी भी पार्टी को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया था, इतना विश्वास किया था। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और 2 साल में आपने हमारे काम भी देख लिए। हमने जितने काम कहे थे एक एक करके सारे पूरे करते जा रहे हैं। बिजली फ्री हुई कि नहीं हुई?
केवल दिल्ली और पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? बने कुछ मोहल्ला क्लिनिक अमृतसर। मोहल्ला क्लिनिक में शानदार मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयां मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। और अब सरकारी स्कूल शानदार बनने लगे। सबसे पहला अमृतसर का सरकारी स्कूल मेरे को याद है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। देखने गए आप लोग? देखा किसी ने? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। शुरू हुआ है, अभी 2 ही साल हुए हैं। इन 2 साल के अंदर आपको इतना यकीन हो गया होगा कि इन लोगों की नीयत साफ है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पंजाब की तरक्की करना चाहते हैं। सारी ठीक होगी। 3 साल और अभी बाकी हैं। इन 3 साल में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, सारे स्कूल ठीक कर देंगे, और भी जितने वादे थे आपका, पानी का, सीवर का, वाघा बॉर्डर का, सारे काम करेंगे हम लोग। जितने कामों का हम लोगों ने वादा किया है, सारे काम करेंगे। 1 साल पहले जब मैं आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूँ। आज मैं आपसे झोली फैला के मांगने आया हूँ कि हमारे को 13 की 13 सीट दे दो, हमारे हाथ मजबूत करो, और फिर देखो जो काम आज पंजाब के अंदर चल रहे हैं, ये डबल ट्रिपल स्पीड से आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। घोसी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं और 7वें चरण में घोसी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने आए हैं। सीएम योगी के अनुसार 6 चरणों के मतदान ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार के नारे को सिद्ध करने की ओर भाजपा तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है। वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों को दोहराया और कहा कि आज देश में सुरक्षा का माहौल है, देश का सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही सीएम ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम और 7वें चरण में आज घोसी संसदीय सीट पर आप सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए मुझे भी आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, 6 चरणों ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार के टारगेट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी में घोसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज ये मंच यहां पर आपके बीच उपस्थित है। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, यही अपील करने के लिए आए हैं। यहां पे एनडीए का प्रत्याशी सुहेलदेव राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अरविंद राजभर एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है। एक युवा अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बहनों और भाइयों, गांव गरीब के लिए कार्य करेगा, मऊ के विकास के लिए कार्य करेगा। और इसीलिए आज हम सब एनडीए के नेता भी, मैं स्वयं भी आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अरविंद राजभर को एक मौका दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीनेत ने कहा कि 2024 का चुनाव तय करेगा कि ये देश संविधान से चलेगा। ये चुनाव देश के लोकतंत्र की रक्षा और संविधान को बचाने की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस नेत्री ने न्याय पत्र का जिक्र किया और कहा कि इस न्याय पत्र में भविष्य की रूपरेखा है। उन्होंने कहा कि यह न्याय पत्र 5 स्तंभों, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय से मिलकर बना है। इस न्याय पत्र में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता का समाधान है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की। 2024 का चुनाव हर 5 साल पे होने वाला निर्वाचन का वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम लाइन से लग जाते हैं, वोट दे देते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी की सरकार बन जाती है। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। और इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र, ये चुनाव इस देश के संविधान की रक्षा, ये चुनाव आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से गठबंधन लड़ रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र की 2 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूं। यह 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द हैं और इसमें भविष्य का खाका है। इसमें उस भारत की नींव रखने की बात है जहां पर युवाओं की, महिलाओं की, श्रमिकों की, किसानों की, हाशिए पर पड़े लोगों की बात सुनी जाएगी। राहुल गांधी जी ने सितंबर 7 तारीख 2022 को जब चलना शुरू किया कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर उम्र से मिले। उनकी आशंकाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके न्याय का ये लेखा जोखा है। मणिपुर से मुंबई, वहां से जब उन्होंने यात्रा करी, जो लोगों ने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, उसका लेखा जोखा ये 48 पन्ने हैं और इसके 5 स्तंभ हैं। और इन 5 स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात है। मैं युवा न्याय से बात शुरू करना चाहती हूं क्योंकि इस न्याय पत्र में बेरोजगारी का समाधान है, महंगाई का समाधान है, आर्थिक असमानता का समाधान है, असुरक्षित महिला का समाधान है, बदहाल किसान का समाधान है और मजबूर मजदूर का समाधान है। ये जितना चुनाव हम लड़ रहे हैं उतना ही चुनाव ये जनता लड़ रही है। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, इस चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने तय किया है। हमने डटकर मुकाबला किया है, हमने प्रण कर लिया था। आप कहीं की भी बात कहिए, हम बेरोजगारी की, मुद्दों की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, असुरक्षित महिला की, किसान की, मजदूरों की बात करेंगे। हमने वही बात की है और वही बात हम काशी में भी कर रहे हैं। आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, हर दैवी आपदा में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप इनको जिताइए। आपके बेटे हैं अजय राय जी, ललकार कर लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई मजबूती से हम सब लड़ेंगे, ये आपसे वादा है। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम